नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060608975523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर हमारे चल रहे हैं और ये हिंदी का फुल लेंथ टेस्ट पेपर नंबर 7 है, जिसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो आइए बिना देर किए 60 प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित विलोम युग्मों में से गलत की तलाश करिए और यहाँ जो युग्म दिए हैं, अभिज्ञ का दिया हुआ है भिज्ञ, अभिज्ञ शब्द का दिया है भिज्ञ, मग्न का दिया है ऊपर, अनंत का दिया है शांत और खंडन का दिया है मंडन। अब आपको इसमें से चुनना होगा कि गलती कहाँ पर है। तो अभिज्ञ और भिज्ञ आपने पीछे वाले टेस्ट में भी देखा था, ये दोनों ही जो है लगभग समानार्थी हैं। हालांकि दोनों की अगर परिभाषा देखें तो बारीक अंतर है, लेकिन जानकार से तात्पर्य दोनों का होता है। तो ये समानार्थी हो सकते हैं लेकिन विलोम नहीं हो सकते। इन दोनों का विलोम क्या होना चाहिए? अनभिज्ञ या फिर अज्ञ होना चाहिए। बाकी जितने हैं ठीक है, मग्न का ऊपर, अनंत का शांत और खंडन का मंडन। अच्छा, दूसरे नंबर के प्रश्न में पूछा गया कि चुस्त का विलोम क्या होगा। अब इसमें दो दे रखे हैं, तो ढीला लचर, चुस्त छिद्र, ढीला द्रुत, सुस्त और मंद, कौन सा होना चाहिए? तो सही जवाब इसका ए हो जाएगा, ढीला और लचर। चुस्त का विलोम क्या होता है? ढीला। सुस्त भी होता है लेकिन सुस्त के साथ जो बाकी विकल्प दिए हुए हैं वो सही नहीं है ना, तो दोनों सही होना चाहिए एक साथ। तो इसलिए मजबूरी है ए को चुनना, ढीला और लचर। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। यहां देखिए, अनंत, शांत और ससीम। अनंत, शांत और ससीम, ये जो शब्द है इनके लिए विलोम आपको बताना है। इसमें देखें, अनंत, पारावार, निशांत और परिसीन दिया हुआ है। फिलहाल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए वाला। इन सभी का विलोम हो जाएगा अनंत। इन सब का मतलब होता है सीमा से युक्त, अंत से युक्त, और इसका जो उल्टा होगा वो अनंत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 को देखें। इसमें कहा गया अर्वाचीन का सही विलोम नहीं है। क्या नहीं है बताइए? प्राचीन, पुरातन, अधुनातन, पौर्वात्य। और इसका जो सही उत्तर है वो इसमें हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक, हालांकि सी और डी दोनों ही यहाँ पर सही विलोम नहीं होंगे। पौर्वात्य का मतलब पुराना नहीं होता है, पौर्वात्य का मतलब पूरब से संबंधित होता है। जैसे पाश्चात्य होता है वैसे ही इसका उल्टा हो जाएगा पौर्वात्य, पश्चिमी और पूर्वी से तात्पर्य, यहाँ पुराने से नहीं है। तो यहाँ ये पहली चीज, पुराने का ये पर्यायवाची नहीं है, तो ये फिर अर्वाचीन का यानी नवीन का विलोम कैसे हो सकता है? और अधुनातन मतलब खुद ही नया होता है, तो ये अर्वाचीन का समानार्थी हो जाएगा, तो ये विलोम होगा नहीं। तो इसमें सी और डी दोनों ही जो है वो सही विलोम नहीं है। इसका सी और डी दोनों समझिएगा, बाकी प्राचीन और पुरातन ठीक। इसके बाद प्रश्न संख्या 5वें को देखते हैं। यहाँ पर विलोम युग्मों में से गलत की पहचान आपको करनी है। निसार का दिया है संसार, अक्खड़ का दिया है भद्र, सामूहिक का एकांगी और न्यून का अल्प। बताइए कि इसमें गलती कहाँ पर है? तो गलती स्पष्ट दिखाई दे रही, डी वाले में है। न्यून और अल्प दोनों का शाब्दिक अर्थ है थोड़ा सा या कम। न्यून का मतलब होता है कम, तो यहाँ न्यून का अधिक होता है, अल्प का अति होता है, या अधिक भी लिख सकते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब कि ये आपस में मिलते जुलते अर्थ वाले हैं, विलोम तो है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद देखें अच्छा 6वें नंबर के प्रश्न को। यहाँ आपको सही की तलाश करनी है। तो उपमान का अधिमान दिया है, निंद का वंद दिया है, द्वंद का सहज दिया है और श्रोता का अन्वेषी दिया है। बताइए इसमें सही कौन सा है? गलत तो सभी है। तो इसमें से आपका एकमात्र जो बी वाला जोड़ा दिया है वही ठीक है। निंद का वंदे, वंदे मतलब वंदनीय, पूजनीय, निंदे मतलब निंदा के लायक, ये एक दूसरे के विलोम है। बाकी उपमान का उपमेय होता है, द्वंद का क्या होता है? मैत्री होता है, द्वंद मतलब युद्ध, गुत्थम गुत्थी, और श्रोता का वक्ता होता है, अन्वेषी तो होता नहीं। फिलहाल 7वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। भूगोल का आपको विलोम बताना है। भूगर्भ, खगोल, भूपृष्ठ और व्योम दिया हुआ है, इसमें से कौन सा होगा? तो इसका दोस्तों जो सही जवाब है इसमें से कौन सा होना चाहिए? भूगोल मतलब क्या होता है? धरती के बारे में जानकारी जिसमें प्राप्त कर रहे हैं, धरती को जानने की विद्या। तो इसका हो जाएगा खगोल, अर्थात अंतरिक्ष को जानने का विज्ञान। इसके बाद देखें अगले वाले को, निरामिष, आमिष, निरामिष, सामिष, इस पर चर्चा हुई थी, आप जानते हैं इसका मतलब। तो निरामिष का मतलब क्या होता है? निरामिष का मतलब होता है जिसमें मांस न हो, मांस से रहित अर्थात शाकाहारी। अब इसका उल्टा आपको बताना है।
तो आमिष और सामिष दोनों दिया है और साथ में दोनों को चुनने का विकल्प भी है, साथ में कहा है कि कोई नहीं, तो डी तो होगा नहीं, सी को चुन लेते हैं, दोनों ही सही है। दोनों का मतलब होता है मांस से युक्त। प्रश्न संख्या 9, गृहीत का उचित विलोम आपको बताना है। तो गृहीत मतलब होता क्या है? जिसको ग्रहण किया गया हो। अब इसका आपको उल्टा बताना है, तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्त होगा, प्रकट होगा, प्रत्यक्ष होगा? असल में तीनों होगा। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। शमित का उचित विलोम आपको बताना है। शमित, तो 10वां आप देख रहे हैं और 10वें का जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा, उत्तेजित। ठीक, शमित मतलब शांत, उत्तेजित मतलब जो जगा हुआ है, उत्तेजना में है। 11वें नंबर के प्रश्न में कहा गया कपड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। वसन, अंबर, पन्नग और कलेवर। तो वसन, अंबर और कलेवर ये तीनों शब्द कपड़े के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन पन्नग जो आप देख रहे हैं ये सर्प का पर्यायवाची है, ये कपड़े का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न संख्या 12, समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? दिव, पारावार, वाहिनी और धूम्रधर। तो 12वां आपने देखा और 12वें का जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा आपका बी वाला। पारावार कहा जाता है समुद्र को, बाकी दिव, वाहिनी जो है ये सेना के अंग को कहा जाता है। धूम्रधर मतलब धूम्र को धारण करने वाला, आमतौर पे ये बादल का पर्याय होता है, हालांकि कई सारे शब्दों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें से जो पारावार शब्द है वो समुद्र के लिए उचित पर्यायवाची। प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। रसा का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है? रत्नगर्भा, अचला, यहाँ रत्नगर्भ लिखा हुआ है असल में, रत्नगर्भ, अचला, तमिस्रा और धरा। तो 13वां आप देख रहे हैं और 13वें का जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा सी वाला, तमिस्रा। रात्रि को कहा जाता है जो कि तम को धारण करती है, इसे रसा भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14, विडोजा। विडोजा जो शब्द है इसका पर्यायवाची आपको बताना है, मतलब ये असल में किसका पर्याय है, मूल शब्द आपको खोजना है। तो नक्षत्र, अप्सरा, इंद्र और पत्थर आप जानते ही हैं किसका पर्याय है, आराम से चुन लेंगे, इंद्र का। प्रश्न संख्या 15, बगीचे का पर्याय क्या होगा? तो निर्जन, कल्पशाल, आराम और व्यंजन, इसमें से कौन सा होना चाहिए? सही जवाब इसका आराम हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आराम मतलब तो रेस्ट करना यानी विश्राम करना होता है, तो कैसे ये हो सकता है? बगीचे को आराम भी कहा जाता है, इसका ये पर्याय होता है, मतलब आराम फरमाने और आराम देने के उद्देश्य से इसका इस्तेमाल किया जाता है, मनभावन होता है, इसलिए इसे आराम शब्द से भी संबोधित किया जाता है। अच्छा, यहाँ देखिए 16वें नंबर के प्रश्न को, ये पीछे भी पूछा था, जनार्दन पर्यायवाची शब्द है किसका? तो पिछले टेस्ट में आपने किया था, बताइए। उसमें घनश्याम दिया था, यहाँ कृष्ण सीधे सीधे दे दिया, तो भगवान कृष्ण का ये पर्याय है। याद रखिएगा ये भगवान विष्णु का पर्याय नहीं है। प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। क्रोध का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है? संताप, अमर्ष, वैमनस्य, भांति। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका अमर्ष। अमर्ष कहा जाता है क्रोध को। प्रश्न संख्या अगला माने 18वां, बिजली का पर्याय नहीं है। वितुंडा, दामिनी, चंचला और तड़ित, बताइए। तो सही जवाब वितुंडा हो जाएगा। वितुंडा जो है ये हाथी को कहा जाता है, जिसकी तुंड जो है वो विकृत है, अर्थात मुड़ी हुई है। इसके बाद प्रश्न संख्या 19, अहि का पर्याय नहीं है। अहि माने सर्प, तो पर्याय इसमें से कौन सा नहीं होगा? उरग, सरीसृप, पवनाश और सिंधुर, इसमें से कौन सा होना चाहिए जो कि ना हो पर्याय? ये भी पुराना ही प्रश्न है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? डी हो जाएगा, सिंधुर। सिंधुर जो है वो हाथी का पर्याय है। तरंग का पर्याय क्या होगा इसमें से बताइए? पुष्कर, ऊर्मी, जलधि और कुल। तो आप ध्यान से देखें अगर, तो 20वां जो है इसका सही जवाब इसमें से बी हो जाएगा, ऊर्मी। ठीक है, ऊर्मी जो है वो तरंग का पर्याय होगा, बाकी जितने हैं वो तरंग के पर्याय नहीं हो। तो इसमें आप देख ही रहे हैं, बाकी पुष्कर मतलब होता है सरोवर, तालाब, जलधि मतलब समुद्र और कुल मतलब किनारा। तो हमने बी को चुना। प्रश्न संख्या 21, अब यहां से वाक्यांश हेतु एक शब्द। तो हर काम में देर करने वाला, काम तो करता है लेकिन धीरे धीरे, बहुत देर से करता है। धीरे धीरे मतलब देखने वाले तंग आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? अब काम कर रहा है, काम को टाल नहीं रहा है, तो उसको हम आलसी नहीं कह सकते। तब हम क्या कहेंगे? अकर्मण्य भी नहीं कह सकते, फिर दीर्घजीवी भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो लंबे समय तक जिंदा रहेगा, इसकी क्या गारंटी है? असली बात है कि वो दीर्घसूत्री है। और एक कहावत है संस्कृत में कि दीर्घसूत्री विनाश्यते, मतलब दीर्घसूत्री जो है वो नष्ट हो जाता है। और मजे की बात यह है कि दीर्घसूत्रिका जो है वो सेवैयों को भी कहा जाता है। तो वो मूर्ख ब्राह्मण पुत्रों की कहानी आपने सुनी थी ना, जिसमें कि 4 अलग अलग ब्राह्मण के पुत्र थे और वो गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। वहाँ जो अक्षरशः सिखाया जाता है उसको बिना सोचे समझे रट लेते हैं। तो वहाँ सिखाया गया था कि दीर्घसूत्री विनश्यते, मतलब नष्ट हो जाता है जो दीर्घसूत्री होता है।
यानी धीमे धीमे काम करने वाला समाप्त हो जाता है, उसका अंत हो जाता है। तो जब सेवैयाँ उनके सामने खाने के लिए परोसी जाती हैं तो वो खाने से इसीलिए मना कर देते हैं कि इनको खाने वाला नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही मूर्खताएं करते हैं। तो कहने का मतलब दीर्घ सूत्री का मतलब आलसी नहीं होता है। कुछ लोग इसको आलसी समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है स्लो काम करने वाला, समय खाने वाला। अच्छा, इसके बाद प्रश्न संख्या 22, किसी विषय की पूरी छानबीन क्या कहा जाएगा? यहाँ कई शब्द दिए हैं, विश्लेषण, विवेचन, आलोचना, अन्वेषण। तो अन्वेषण मतलब तो खोज पड़ताल करना होता है। विश्लेषण का मतलब होता है किसी चीज का ब्यौरा प्रस्तुत करना। विवेचन का भी लगभग मिलता जुलता वही अर्थ होता है। आलोचना मतलब होता है टिप्पणी करना, मतलब किसी चीज में कमी और अच्छाई का अन्वेषण करना। तो अब इसमें से हम चुनेंगे किसको? पूरी छानबीन की बात हो रही है। तो 22वां जो है ना, इसका सही जवाब इसमें से बी होना चाहिए। विवेचन होता है सही शब्द। विवेचन का मतलब होता है कि आप पूरी उसकी जांच पड़ताल करके जो उसकी पूरी पृष्ठभूमि है उसको लोगों के सामने रख रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। उचित मूल्य से कम मूल्य अगर आंका जा रहा है तो उसके लिए कौन सा शब्द हम लोग इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होगा वो अवमूल्यन होगा। ज्यादा आंका जाएगा तो अधिमूल्यन होता, लेकिन ऐसा है नहीं। प्रश्न संख्या 24, पूछने योग्य। पृष्ठव्य, ठीक, पृष्ठव्य मतलब पूछने लायक। प्रश्न संख्या 25, वह महिला जिसका कि पति परदेश से आने वाला है, आया नहीं है, ध्यान दीजिएगा, आने वाला है, उसको सूचना मिल गई है और उसका हृदय जो है वो एकदम गदगद हो उठा है, मतलब बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई है। तो अपने पति या अपने प्रियतम के विदेश से आने की सूचना पाकर प्रसन्न प्रेयसी, उसके लिए एक शब्द आपको तलाशना है। इसमें से क्या होगा? प्रोषित पति का होगा, आगत पति का होगा, आगमिष्यति पति का होगा, या फिर कुछ नहीं होगा? तो अगर आ चुका होता तब तो आगत पति का हो जाता, लेकिन ऐसा है नहीं। वो आने वाला है, अभी टिकट वगैरह करवा लिया है, ट्रेन में बैठ गया है और अपनी पत्नी को फोन किया है कि भाई हम आ रहे हैं, और वो खुश हो गई है, तो आगमिष्यति पति का, ठीक है, ये वाला सही। प्रश्न संख्या 26, जीतने की उत्कट इच्छा, इसको क्या कहा जाएगा? विजिशा कहा जाएगा, जिगीशा कहा जाएगा, जिगीशु कहा जाएगा, विजयेक्षा कहा जाएगा, क्या कहेंगे? तो 26 आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा आपका जिगीशा। जीतने की जो प्रबल इच्छा होती है उसी को कहा जाता है जिगीशा, और ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जिगीशु। इसके बाद प्रश्न संख्या आपका 27, यहाँ नीचे वाला, जो बात लोगों के द्वारा कही गई हो, मतलब अनुभव के आधार पर लोगों ने कही हो, उसको क्या कहेंगे? लोकोक्ति कहेंगे कि किंवदंती कहेंगे, या फिर कहावत कहेंगे? तो 27 आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका क्या होगा? सी हो जाएगा। दोनों कहेंगे, अर्थात दोनों का मतलब क्या? लोकोक्ति और किंवदंती दोनों कह सकते हैं, लेकिन कहावत नहीं कहेंगे। कहावत सामान्य लोगों के द्वारा कही गई बात नहीं होती है। कोई बड़ा आदमी अगर किसी बात को कहता है, कोई सेंटेंस, कोई स्लोगन दे देता है या फिर कोई उद्धरण बोल देता है, तो उसको कहा जाता है कहावत, बड़े लोगों के द्वारा, बड़े लोगों के मुंह से निकली हुई। बाकी आम जनता जो है उसके द्वारा कही गई जो बात होती है उसको लोकोक्ति या किंवदंती कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या, तो हमने सी को चुना है। प्रश्न संख्या 28 को देखें। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, उसको क्या कहा जाएगा? आकलनकर्ता कहेंगे, संगणक कहेंगे, अंकेक्षक कहेंगे, अन्वेषक कहेंगे, क्या बोलेंगे? 28 सही जवाब इसका क्या होगा? सी हो जाएगा ना, अंकेक्षक, आंकड़ों की जांच करने वाला। प्रश्न संख्या, संगणक कंप्यूटर को बोलते हैं। प्रश्न संख्या 29 को देखें। जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए उसे क्या कहा जाएगा? यहां विकल्प दिए हैं, शीर्षस्था, अप्रतिम, चूड़ामणि, मजीमाला। तो प्रश्न संख्या 29 करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, चूड़ामणि। और चूड़ामणि ऐसे नहीं लिखा जाएगा। चूड़ामणि लिखने का तरीका क्या है? यहां पर ये ऐसे होगा, अड़ा रहेगा ऐसा वाला, चूड़ामणि ऐसे लिखा जाएगा। चूड़ा मतलब होता है बाल, और मणि मतलब मणिका, जो कि बालों में धारण की जाए। आमतौर पर ये महिलाओं का, जो सुहागिन महिलाएं होती थी, रानियां इत्यादि होती थी, उनका आभूषण होता था। तो माता सीता यही तो अपने प्रतीक चिन्ह या अपनी निशानी के तौर पे हनुमान जी को देती हैं कि भगवान राम को वो दिखा सकें और विश्वास दिला सकें कि उन्होंने माता सीता से भेंट की है। तो चूड़ामणि। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30, यहां देखिएगा। किसी बात को करने का निश्चय संकल्प होता है, विकल्प होता है, प्रकल्प होता है कि कसम होता है? तो आप जानते ही हैं कि संकल्प होता है। किसी बात को हम करेंगे, इसका हमने संकल्प किया है, तो इसमें से ए हो जाएगा। अब आइए यहां से विशेषण की ओर चलते हैं। विशेष्य और विशेषण। धुंधला शब्द में कैसा विशेषण है बताइए? धुंधला, साफ, पारदर्शी, इस तरह के जो शब्द हैं ये गुणवाचक में आते हैं, गुणों का ही तो वर्णन हो रहा है। वह लड़की नहीं आई, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? वह लड़की नहीं आई, वह लड़की, यहां पर वह शब्द जो है वो लड़की की विशेषता बता रहा है, तो फिर सार्वनामिक।
सर्वनाम को यहाँ विशेषण के तौर पे इस्तेमाल किया गया। अच्छा, विशेषण जिस संख्या की विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है? यहाँ संख्या की जगह पे संज्ञा समझिएगा। तो विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं, नाम कहते हैं, विशेष्य कहते हैं, अव्यय कहते हैं। तो विशेषण अगर किसी दूसरे विशेषण की विशेषता बता रहा है तो खुद उसको कहा जाएगा प्रविशेषण। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि संज्ञा की विशेषता अगर कोई विशेषण बता रहा है तो सीधी बात है उस संज्ञा को क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। और इसीलिए हमारा जो सही जवाब है वो सी हो जाएगा, विशेष्य। प्रश्न संख्या 34, तीसरा एक शब्द है जो कि असल में विशेषण है, लेकिन कैसा विशेषण है? पूर्णांक बोधक, आवृत्तिवाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक, कैसा? तो ये जो है ना, ये क्रमवाचक है। पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे हम लोग क्रम से एक सीक्वेंस में देखते हैं चीजों को, तो ये क्रमवाचक है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। ये संख्यावाचक विशेषण के प्रकार हैं अलग अलग। प्रश्न संख्या 35 में चलिए, यहां देखिए विशेष्य विशेषण युग्म बनाकर दिए हैं। गलत जो है उसकी तलाश आपको करनी है। 35 सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा। ज्ञापित और ज्ञापन जो दिया है वही वाला इसमें युग्म गलत है, बाकी जितने हैं वो ठीक दिए हुए हैं। ज्ञापन आपका विशेष्य है और ज्ञापित विशेषण है, ठीक है? तो यहां उल्टा दे दिया है, विशेषण विशेष्य बना दिया है, जबकि विशेष्य विशेषण का संयोजन होना चाहिए था। प्रश्न संख्या 36 को देखिए, यहां पर गलत खोजना है आपको विशेष्य विशेषण में, माफ कीजिएगा विशेषण विशेष्य में। तो सौर का दिया है सूर्य, यानी विशेषण आपका बाईं तरफ रहेगा और विशेष्य जो है वो दाहिनी तरफ रहना चाहिए, ये इसमें जोड़ा रहेगा। तो सौर का सूर्य दिया है, संकोच का संकुचित दिया है, संश्लिष्ट का संश्लेष्ट दिया है, सैंधव का सिंधु दिया है। आप बताइए गलती कहां पर है? तो गलती देखिए दोस्तों इसमें बी वाले में है। संकोच और संकुचित जो दिया है ना उसी में समस्या है। संकोच आपका विशेष्य है, संकुचित उसका विशेषण है, यहां उल्टा दे दिया है। पहले संकुचित होना चाहिए था जो कि नहीं दिया है। अच्छा, 37 को देखते हैं। व्याकरण के लिहाज से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरु और भय। भयभीत, निर्भीक और भीरु, ये तीनों शब्द क्या हैं? गुणवाचक विशेषण है। लेकिन भय जो है वो गुणवाचक विशेषण नहीं है, ये संज्ञा है और पुल्लिंग है। प्रश्न संख्या 38, विशेषण चुनना है। सरपंच, पांचवा, प्रपंच और पहुंच। 38 सही जवाब क्या होगा? इसका बी हो जाएगा। पांचवा जो इसमें शब्द है, पांचवा, ये क्या है? क्रमवाचक है ना। अभी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हम लोग पीछे देख रहे थे, तो ये संख्यावाचक विशेषण का एक प्रकार है, इसीलिए हम पांचवें को चुनते हैं, ये विशेषण है। इसके बाद 39वां प्रश्न देखिएगा। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। अब यहां उस शब्द जो है ये क्या है? ये ग्रंथ की विशेषता बता रहा है और कह रहा है कि उसमें 500 पेज हैं। तो ये उस शब्द है क्या? विशेषण है, लेकिन कैसा? गुणवाचक, सार्वनामिक, संकेतवाचक, व्यक्तिवाचक। तो 39वें को बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका जो सही जवाब है वो सी हो जाएगा। और संकेतवाचक जो विशेषण होता है ना वो भी सार्वनामिक की ही कोटि में आता है। मतलब सर्वनाम को ही इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि लगता है कि हम किसी खास चीज की ओर संकेत कर रहे हैं। तो यहाँ एक किताब रखी हुई है मेज पर या जहां भी रखी गई है, उसकी ओर संकेत करके कहा जा रहा है कि उस किताब में 500 पृष्ठ है। ठीक, तो यहाँ उस शब्द जो है ये ग्रंथ की या किताब की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ संकेत किया गया है ना, तो ये संकेतवाचक है। इसके बाद 40वें नंबर के प्रश्न की ओर चले। ये अंतिम है विशेषण विशेष्य का। ऋषि शब्द एक संज्ञा है, विशेषण इसका क्या होगा? तो आप हजारों बार पढ़ते हैं, ऋषि का विशेषण क्या होता है? आर्ष होता है। ये सर्वथा अलग होता है, इसलिए बार बार पूछा जाता है, देखने में भिन्न दिखाई देता है। इसके बाद अब 41वें से आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ वाक्य वर्तनी वाला आ गया। पहले वर्तनी देखेंगे 41 से आगे, और ध्यान से देखिएगा। प्रफुल्लित लिखा है, कृशांगिनी लिखा है, अनुवासिक लिखा है, अनावासिक लिखा है और भंगन लिखा है। अब इसमें से आपको शुद्ध शब्द की तलाश करनी। बताइए कि कौन सा शब्द ठीक होगा? तो अब इसमें अगर आप देखें तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। भंगन जो लिखा हुआ है वो ठीक लिखा है। भंगी का ये स्त्रीलिंग है, भंगन मतलब शौचालय साफ करने वाली। बाकी जितना है वो आप देख रहे हैं। प्रफुल्लित नहीं होता है, प्रफुल्ल होता है। प्रफुल्लित, इसमें इत प्रत्यय का प्रयोग नहीं करेंगे। कृशांगिनी नहीं होता है, कृशांगी होता है। और अनुवासिक होता है, अनावासिक नहीं होता है। तो बाकी शब्द गलत दिए हैं, सिर्फ यही सही दिया है। 42 को देखें, यहाँ अशुद्ध शब्द की तलाश आपको करनी है। अनाथा, पिशाची, निर्लोभी और चारुता। क्या होना चाहिए सही इसका? जो शब्द गलत है उसकी तलाश आपको करनी थी। 42 करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। निर्लोभी नहीं होता है, निर्लोभ होता है। बाकी सारे सही हैं। प्रश्न संख्या अगले को देखें, यहां देखें 43 को। इसमें से अशुद्ध की तलाश आपको करनी थी। भ्रातृगण दिया है, अकस्मात दिया है, त के साथ हलंत है, ध्यान दीजिएगा। सानंद पूर्वक दिया है और च्युत दिया हुआ है, और च्युत के साथ भी अंत में
त के साथ हलंत लगा हुआ है। तो अब आप देखें कि इसमें गलती कहाँ पर है। तो 43 आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका सी हो जाएगा। सानंद पूर्वक नहीं होता है बल्कि सानंद होता है। सानंद में आनंद पूर्वक का भाव अपने आप जुड़ जाता है, तो पूर्वक इसमें एक्स्ट्रा जोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद प्रश्न संख्या 44, कौन सा शब्द अशुद्ध है इसमें से? सुबोध, वक्तागण, अनभल और प्रथा दिया है। तो 44 को आप ध्यान से देखिएगा, इसका जो सही जवाब है वो इसमें से बी हो जाएगा। वक्तागण गलत दिया है, वक्तृगण होता है, वक्तृगण होता है। ऐसे त के नीचे री की मात्रा रहेगी, वक्तागण नहीं होता है। प्रश्न संख्या 45 को देखते हैं। शुद्ध शब्द आपको पहचानना है। गरुड़ लिखा है, सतत लिखा है, हिरण्यकशिपु लिखा हुआ है और सशंकित लिखा हुआ है। बताइए इसमें सही कौन सा है? तो अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें 45, तो इसका जो सही जवाब है वो इसमें से ध्यान से देख लीजिए पहले 45, इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सतत। बाकी जितने दिए हैं सब के सब इसमें गलत हैं। कैसे गलत हैं? इसमें ध्यान से देखिए, गरुड़ जो लिखा हुआ है यहाँ पर अड़ होता है, ऐसा वाला पेड़ वाला अड़ होता है, और ये इसमें गलती है। यहाँ हिरण्यकशिपु को कैसे लिखा जाएगा? तो हिरण्यकश्यपु नहीं होता है बल्कि हिरण्यकशिपु होता है। अंत में कशिपु ऐसे लिखा जाता है, कश्यपु नहीं होता है। सशंकित नहीं होता है, सशंक होता है। तो इसमें वर्तनी का शोधन आप कर लीजिएगा, बी वाला सही दिया है। प्रश्न संख्या 46, यशोलाभ। ये व्याकरण के दृष्टिकोण से गलत है। कैसी गलती है? गलती का प्रकार आपको बताना है। तो बताइए इसमें से कौन सा होना चाहिए? मतलब हलंत की गड़बड़ी है, विसर्ग की है, स्वर की है कि समास की है? तो 46 को आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका क्या होगा? विसर्ग की गड़बड़ी है। विसर्ग का यहाँ पे जो संयोजन है वो गलत है। प्रश्न संख्या अगला 47, कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताना है। 10 रुपए में क्या आता है? श्री राम सिंह मेरे अपने पिता हैं, मैं सप्रमाण कहता हूं, वहां अनेकों लोग थे। तो इसमें शुद्ध वाक्य की तलाश आपको करनी है। करेक्ट इसमें से कौन सा होगा? तो इसका सी हो जाएगा, मैं सप्रमाण कहता हूं, मैं प्रमाण सहित कहता हूं या मैं सप्रमाण कहता हूं, दोनों ही तरीका सही है, तो ये ठीक दिया है। बाकी 10 रुपए में क्या आता है? तो 10 रुपए में क्या आता है, इसके मतलब यहाँ पहली चीज तो क्या मिलता है लिखना चाहिए, और उसके बाद यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। श्री राम सिंह मेरे पिता हैं ऐसे लिखना चाहिए, मतलब पिता तो अपना ही होता है, तो यहाँ होना चाहिए था श्री राम सिंह मेरे पिता हैं, और वहाँ अनेकों लोग थे, वहाँ अनेक लोग थे, अनेकों लोग नहीं बल्कि अनेक लोग थे। तो बाकी हमने शुद्ध किया, लेकिन सी वाला पहले से सही है। 48 को देखते हैं। अशुद्ध वाक्य आपको तलाशना है। भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है, आपका पत्र सधन्यवाद मिला, अधिकांश विद्यार्थी शांत रहे, निराशा छाई हुई है। अब इसमें गलती कहाँ पर है? प्रश्न संख्या 48 को बहुत ध्यान से देखिएगा, और 48 जो है इसका सही जवाब इसमें से ए हो जाएगा, भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। ठीक है, ये अशुद्ध वाक्य है, भोजन बहुत स्वादिष्ट है, यहाँ पर ठ होना चाहिए था, और बना है क्या मतलब स्वादिष्ट है तो बना है तभी ना खाया जा सकता है, स्वाद लिया जा सकता है, तो बना शब्द का यहाँ इस्तेमाल भी नहीं करना था। भोजन बहुत स्वादिष्ट है, सीधी बात। तो ये वाक्य गलत था, बाकी सही है। आपका पत्र सधन्यवाद मिला, अधिकांश विद्यार्थी शांत रहे, निराशा छाई हुई, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। प्रश्न संख्या 49, शुद्ध वाक्य आपको तलाशना है। बच्चों पर क्रोध न करो, वे 9, 2, 11 हो गए, इस पत्र में हस्ताक्षर बना दीजिए, मैं कपड़े नहीं दिया हूं। अब बताइए, तो 49 जो है ना, इसमें से शुद्धि तलाशनी है आपको। जो सही वाक्य है वो पहला वाला ही है, बच्चों पर क्रोध न करो। ठीक है, बाकी 9, 2, 11 हो गया नहीं बल्कि हो गए, वे जो है वो बहुवचन है ना, तो क्रिया उसी हिसाब से चलेगी। तो गए, वे 9, 2, 11 हो गए, या फिर वह 9, 2, 11 हो गया, ऐसे भी हो सकता है। तो मूल कर्ता में संशोधन करने से अच्छा है कि क्रिया को परिवर्तित कर दीजिए। तो वे 9, 2, 11 हो गए, ऐसे होना चाहिए। इस पत्र में हस्ताक्षर कर दीजिए, न कि बना दीजिए। मैं कपड़े नहीं दिया हूं, मैंने कपड़े नहीं दिए हैं, ऐसे होना चाहिए। तो कुल मिलाकर इसका ए वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 50 की ओर चले। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं। अब इसमें आपको ये बताना है कि कौन से हिस्से में वाक्य को कई टुकड़ों में बांट दिया है। ठीक है, वाक्य के कई सारे टुकड़े, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, ये 3 टुकड़ों में बटा हुआ वाक्य है। अब आपको ये बताना है कि इसके कौन से हिस्से में गड़बड़ है या फिर कोई त्रुटि ही नहीं। तो त्रुटि तो है, अब किस हिस्से में है आप देखिए और बताइए। तो देखिए इसका सी वाला हो जाएगा, जहां लिखा हुआ है अच्छी लगती है, ये तीसरा वाला जो पार्ट है ना, इसी में गड़बड़ है। अच्छा लगता है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, ऐसे होना चाहिए। अब यहाँ से 51वें से हम लोग तत्सम और तद्भव देखेंगे। तो तद्भव तत्सम युग्मों का यहाँ जोड़ा बनाकर दिया है, गलती की तलाश आपको करनी है। पपड़ी का परपटी दिया है, पैर का पक्ष दिया है, पल्ले का पल्लव है, निहाई का निधाती है, निघाती है। अब बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है।
तो 51 आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें से हो जाएगा आपका बी वाला। पैर का पक्ष नहीं होता है, पक्ष मतलब पंख होता है, पैर का क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा। तो ये यहाँ दिया नहीं था, बाकी सारे सही हैं। यहाँ ढौंचा नहीं ढैंचा होगा, तो ढैंचा शब्द जो है ये तद्भव है, इसका आपको तत्सम बताना है। क्या होगा? पहली चीज़, ढैंचा होता क्या है? तो ढैंचा एक फाइबर युक्त फसल होती है, जैसे जूट के रेशे होते हैं ना, वैसे ढैंचा भी रेशे युक्त होता है। और खेतों में इसे आमतौर पे बायो फर्टिलाइजर के तौर पे और नमी रोकने वाली फसल के तौर पे उगाया जाता है। मतलब इसके तने खड़े खड़े ऐसे सड़ते रहते हैं खेत में और फिर गिर जाते हैं, मिट्टी को आच्छादित कर देते हैं, तो मृदा अपरदन कम हो पाता है। साथ में ये खाद का भी काम करते हैं, हरी खाद का। तो ढैंचा को कहा जाता है क्या, बताइए? इसमें शब्द दिए हैं अर्धपंज, अर्धपंज कहा जाता है। पंज ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ज रहेगा। तो हमने देखा इसका बी वाला सही था। प्रश्न संख्या 53 की ओर चलते हैं। यहाँ देखिएगा, इसमें तद्भव शब्द की आपको पहचान करनी है। जति लिखा है, तलवारी तरवारी लिखा है, चित्त लिखा है और तर्कन लिखा है। तद्भव कौन सा है ये आपको बताना है। तो 53 आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसका ए वाला हो जाएगा, जति, ठीक। तर्कन तरवारी, ठीक, तरवारी, तरवारी नहीं बल्कि तलवारी यहाँ पर होना चाहिए था, तो यहाँ ल रहेगा। जति जो शब्द है ना ये आपका तद्भव है। यति होता है इसका तत्सम, यति तत्सम शब्द है। यहाँ र की जगह ल बना लीजिएगा, बाकी सारे तत्सम हैं। इसके बाद 54 को देखते हैं। तत्सम की पहचान आपको करनी है। तमचूर लिखा है, पुजारी लिखा है, दृश्य प्रेक्षण लिखा है और तोंद लिखा है। तत्सम कौन सा है? 54 सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा। दृश्य प्रेक्षण जो लिखा हुआ है ये ठीक लिखा है, दृश्य प्रेक्षण असल में होता है, दृश्य प्रेक्षण होता है, ऐसे लिखा जाता है, मतलब दृश्य का प्रेक्षण करना। ये ठीक शब्द है और संस्कृत का है। बाकी तमचूर नहीं होता है, ताम्रचूर्ण होता है, पुजारी नहीं बल्कि पूजाकारी होता है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। पूजक भी लिख सकते हैं, पूजक जो शब्द है ये भी तत्सम है। और तोंद का तुंद होता है। तो इसमें बाकी जितने भी हैं वो तद्भव हैं। इसके बाद यहाँ देखिएगा 55 को, इसमें तद्भव शब्द आपको पहचानना है। जमाई, जमाता, जमात्री और यस से लिखा हुआ है। तद्भव कौन सा है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो जमाई शब्द जो है वो तद्भव है, बाकी आप देख रहे हैं सारे ही तत्सम शब्द हैं, ठीक है। 55 को आपने देखा, करेक्ट आंसर ए था। प्रश्न संख्या 56 को देखें। घुंघची, घुंघची का तत्सम रूप आपको बताना है। तो घुंघची एक प्रकार की लता होती है, एक क्रीपर होता है, वाइन होती है, और ये पेड़ों पर ऐसे चढ़ जाती है और इसके अंदर गोल गोल फलियां लगती है जो पहले हरी होती है, बाद में एकदम सुर्ख लाल हो जाती है। तो इसको कहा जाता है गुंजा। अब गुंजा इसमें कहाँ पर है? ये रहा। औषधि महत्व वाली होती है, हालांकि जहरीली भी होती है। तो 56 को आपने देखा। इसके बाद प्रश्न संख्या 57 को देखते हैं। यहाँ देखिएगा, अच्छा, घूंघट का तत्सम भी पूछ लेता है। तो घूंघट का तत्सम क्या होगा? गुंठन या अवगुंठन दोनों होता है। अब जो दिया हो उसको चुन लीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिएगा तो 57 को आप देख रहे हैं, तत्सम पूछ रहा है। दस्तूर, वड्डो और टैंक युद्ध, साथ में मंत्रणा। तत्सम कौन सा है इसमें से? अब इसमें अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो टैंक युद्ध जो शब्द है, टैंक शब्द इसमें अंग्रेजी का है, तो ये विदेशी और देशी शब्दों का और तत्सम का एक खिचड़ी शब्द कहा जा सकता है। युद्ध इसमें आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, युद्ध शब्द जो है वो क्या है? तत्सम है। टैंक शब्द जो है वो अंग्रेजी का शब्द है, तो ये विदेशी और तत्सम का मिक्सचर है, ये पूर्ण तत्सम है नहीं। बाकी वड्डो शब्द जो है ये आंचलिक हो सकता है, वड्डे वड्डे काम किए। दस्तूर जो है वो विदेशी शब्द है पूरी तरह से, है ना। तो इसमें तत्सम कौन सा होगा? मंत्रणा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, बेत तत्सम, बेत जो शब्द है ये तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा बताइए? वेंत होगा, वेत्र होगा, वेंत्र होगा, वेंत्री होगा, मतलब लिखेंगे कैसे? अब इसको लिखने का जो सही तरीका है इसे ध्यान से देख लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 58 बी हो जाएगा ना। वेत्र लिखा जाता है, वेत्र लिखा जाता है, ऐसे लिखते हैं। ये एक प्रकार की वनस्पति होती है, जैसे बांस के वृक्ष होते हैं ना वैसे ही, लेकिन बड़ा लचीला ही होता है। बांस में इतनी लचक नहीं होती है, इसमें कुछ ज़्यादा ही होती है, और इससे बहुत तरह के अच्छे फर्नीचर और तमाम सामान बनते हैं। अब इसके बाद 59 को देखेगा। यहाँ तद्भव शब्द आपसे पूछ रहा है। चटवाल लिखा है, पुंज लिखा है, डोंगा लिखा है और पाठ लिखा है। आपको ये बताना है कि इसमें तद्भव कौन सा है। प्रश्न संख्या 59, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा आपका डोंगा। चटवाल, पुंज और पाठ, ये तीन जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये आपके तत्सम है, लेकिन डोंगा शब्द जो है ये तद्भव है, ठीक है।
डोंगा किसको कहा जाता है? ये नौका को कहा जाता है, छोटी छोटी नौका जो होती है उसको कहते हैं। और 60वें नंबर के प्रश्न में देशज का आपको चयन करना है। तो कल्पना, भजन, पेय और पाठक दिया है, ये अंतिम में आप देख रहे हैं। कल्पना, पेय और पाठक ये तत्सम शब्द हैं, लेकिन भजन शब्द जो है ये देशज है, ये न तो तद्भव है न तत्सम है। ध्यान दीजिएगा, भजन जो है ना एक देसी शब्द है। तो बी को चुना और यहाँ पर ये मॉक टेस्ट समाप्त होता है। अगले जो मॉक टेस्ट आएंगे उन्हें अवश्य देखिएगा, लगातार अभ्यास करते रहिए।